Hello everyone. So finally RRB JEE 2024 notification is out and congratulations to all of you. A huge number वैकेंसीज आप लोगों के सामने हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसीजर, फॉर्म कैसे भरना है, कितने रुपए लगेंगे, कितनी सैलरी मिलने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने जोन के अंदर वैकेंसी होती है, किस लेवल की हमें पेमेंट मिलने वाली है, किस लेवल की ये जॉब होती है। इन सभी डिटेल्स के लिए वीडियो में बने रहेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को सारे कंफ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बट आई एम ह्यूमन, तो आप लोग आप अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है जैसा कि आप लोगों को पहले भी इंफॉर्मेशन थी कि जुलाई से सितंबर के बीच में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज को रिलीज कर दिया जाएगा और वैसा ही आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि आरआरबी अपने प्रोमिसेस को पूरा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसके बाद में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आज आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिला जिसके अंदर अगर मैं कहूं कि फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, तो आपके फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो स्टार्ट हो जाएगी 30/7/2024 से और ये फॉर्म की जो क्लोजिंग डेट है वो 29/8/2024 को रात को 12 बजे तक देखने को मिलेगी। इसके बाद में अगर करेक्शन विंडो की बात करें, कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है आपको या फिर आपसे कोई गलती हो गई उसको आप लोग सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए जो करेक्शन विंडो है वो 30/8/2024 से 8/9/2024 तक ओपन कर दी जाएगी। यहाँ पे सबसे अच्छी बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, कुछ बेसिक डिटेल्स आप लोगों को आरआरबी के बारे में पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक डिटेल्स क्या है, देखिए ये जो आरआरबी जेई का जो भी वैकेंसी आई है ये जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए एग्जाम करवाने वाली है और ये जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है ये ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे टोटल 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड में आप लोगों का जो सिलेक्शन है होगा, यानी कि अलग अलग टोटल मिला के 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड इस एग्जाम को या इस एग्जाम की वैकेंसीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिक पे जो है वो लेवल 6 का 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार आप लोगों को दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऐसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ द वैकेंसीज कितनी है। तो अगर आप आज का अगर आप लोगों ने प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा होगा तो उसमें दिखाया गया है कि जो आपके पास में केमिकल सुपरवाइजर, रिसर्च एंड मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर या रिसर्चर, इसके लिए टोटल जो आपकी वैकेंसीज हैं वो 17 है। लेकिन हमें जो मतलब है वो है जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी से, ये टोटल मिला के यहाँ पे 7,934 वैकेंसीज हैं एंड इज अ बिग नंबर, बिग बहुत बड़ा नंबर है। टोटल मिला के वैकेंसी 7,951 हो जाती हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने आप लोगों को अभी रिसेंटली बताया कि लेवल 6 7 पे मैट्रिक्स का बेसिक पे आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पे दिखाया भी है कि जो फर्स्ट पोस्ट आप लोगों को दिया हुआ है फर्स्ट नंबर सीरियल नंबर में, इसकी जो बेसिक पे है वो 44,900 रुपए है, लेकिन जो जूनियर इंजीनियर की जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपए देखने को मिलेगी। अब इस बार सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि पहले जो एज क्राइटेरिया था, जो एज लिमिट थी, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया। यहाँ पे एक नीचे एक लाइन लिखी हुई, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे कि दिस इंक्लूड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन द एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण से आरआरबी जेई का जो पहले एज लिमिट था अब उसको 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है हर एक कैटेगरी के अंदर। जैसे आप देख भी सकते हैं ये 18 से 33 की जगह अभी 18 से 36 साल और यहाँ पे भी 18 से 36 साल दोनों ही आपके इन सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग दोनों ही पोस्ट के लिए अब ये 3 साल बढ़ा दिया गया है। अगर इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप 21 जोन में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये हर एक लैंग्वेज के अंदर होता है। जहां पे हम लोग जो प्रेफर करते हैं वो इंग्लिश और हिंदी होता है। तो आप लोग जिस भी जोन में, ये आपका सेंसिबल चॉइस होगी कि आप किस जोन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, पुरानी कट ऑफ को देख करके, पुराने नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख करके और करंट नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख करके आप लोग इसके आधार पर अपने जोन को, यानी कि किस जोन से मुझे फॉर्म फिल करना है, इसे आप चूज कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें कि एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट सिर्फ एक फॉर्म को फिल कर सकता है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल अगर आप 21 जोन यहाँ पे होते हैं, टोटल 21 जोन, जैसे मैं अभी आपको बताया, अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, अजमेर, गोरखपुर, पटना, बेंगलुरु, गुवाहाटी, प्रयागराज, भोपाल, जम्मू एंड श्रीनगर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिकंदराबाद, बिलासपुर, मालदा, सिलीगुड़ी, चंडीगढ़, मुंबई एंड तिरुवनंतपुरम। ये टोटल मिला के आप लोगों के 21 सेक्शन आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, 21 जोन, या कह सकते हैं हम लोग कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही टोटल बताया था कि यहाँ पे 21 रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं जो कि टोटल आपके एग्जाम को करवाएंगे। अब यहाँ पे इसको जानने के बाद में दिमाग में ये भी आया होगा कि सर एज लिमिट क्राइटेरिया जो आपने अभी बताया, जैसा अगर इसको थोड़ा सा और आसान करके मैं आपको दिखाऊं,
तो आप लोग देख पाएंगे कि जनरल के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है, लेकिन अब मैक्सिमम एज को बढ़ा के 36 साल कर दिया गया है। ऐसे ही ओबीसी के लिए जो मिनिमम एज है आपकी वो है यहाँ पे 18 साल, लेकिन मैक्सिमम एज में 3 साल का आपको फायदा और मिला है। देखिए पहले भी आपको कुछ फायदा मिलता था, लेकिन एक और फायदा आपको मिला है और ये आपको 39 ईयर्स यानी कि 3-3 साल तो समय बढ़ा दी गई। देख सकते हैं बेसिक आपकी 18 से 36, 18 से 36 और 18 से 36 हो चुकी है, लेकिन क्योंकि ओबीसी में 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है तो इसे टोटल आपको 18 टू 39 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 18 टू 41, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपेयर टू जनरल 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि जो एज रिलैक्सेशन है 3 ईयर की ड्यू टू द कोविड, वो आपको हर एक कैटेगरी में देखने को मिलेगी। चलिए थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बेसिक अभी तक अगर आप फोकस करेंगे तो मैंने आपको यही बताया है कि हमारा जो नोटिफिकेशन था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज आउट। इसके बाद में आप लोगों को जूनियर इंजीनियर का जुलाई से सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन भी देखने को मिल गया। इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट 30 से लेकर के 30 जुलाई से लेके और 29 अगस्त तक होगी, और जो आपकी करेक्शन विंडो है वो 30/8/2024 से 8/9/2024 तक रहेगी। बेसिक डिटेल आप लोग जान चुके हैं। जूनियर इंजीनियर का ग्रुप सी नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट 21 बोर्ड द्वारा करवाया जाएगा, जिसकी बेसिक पे लेवल 6 7 पे मैट्रिक्स के अनुसार देखने को मिलेगी। फिर आपको टोटल वैकेंसीज में बता चुका हूं जिनका बेसिक पे लेवल क्या है। 3 साल का आप लोगों जोनल वाइज अगर वेबसाइट देखेंगे तो टोटल 21 जोन की वेबसाइट है। जिस भी आप लोगों को जोन के अंदर फॉर्म फिल करना है उस जोन की वेबसाइट भी यहाँ पे लिखी हुई, जो आप ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें भी देख सकते हैं, और उसके आधार पर भी आप लोग बहुत ही अपनी सेंसिबल चॉइस के साथ में फॉर्म को फिल कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो आपके पास में पहले 18 से 33 तक थी, अब इसको बढ़ा के 18 से 36 कर दिया गया है। दोनों ही आपके पास में केमिकल सुपरवाइजर वाले के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए। लेकिन पॉइंट ये आता है सर कि हमें ये एज काउंट कैसे करनी है, तो आपको मैं बता देता हूं। देखिए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको आपका जो मिनिमम बता रखा है कि कम से कम आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो किससे नीचे नहीं जानी चाहिए। तो जैसे बता रखा है 2/1/1998 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 2/1/1986 और एससी एसटी के लिए 2/1/1984। मतलब इससे पहले का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, इसके बाद का या इस डेट से आपका बर्थ होना चाहिए। और अगर मैं मैक्सिमम लोअर लिमिट का मतलब है कि अगर मैं उस लिमिट की बात करूं कि आप लोगों को इससे ज्यादा, मान लीजिए आप 2007 के बाद में 2008 में पैदा हुए हैं या इसके बाद हुए हैं, तो आप लोग उस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये वो एज है, इससे नीचे यानी कि 1989 से नीचे 1988 87 में आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, और यहां पे 2007 से ऊपर जो है आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। तो ये आप लोगों को क्राइटेरिया दिखाया गया है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 1/1/2025 तक आपकी ये एज क्राइटेरिया लिमिट जो है वो फुलफिल होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जैसा कि आप लोग ध्यान से देखेंगे, बीटेक अगर आपकी कंप्लीट है तो आप अलाउड हैं, अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड है तो आप अलाउड हैं, अगर आपके पास में बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों हैं, बीटेक प्लस डिप्लोमा दोनों हैं, तब भी आप अलाउड हैं। इसका मतलब अगर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ डिग्री है तो भी आप अलाउड हैं, अगर आप डिप्लोमा है तो भी आप अलाउड हैं, और अगर आपके पास में दोनों हैं तब भी आप अलाउड हैं। फ्रेशर कब अलाउड होंगे, तो फ्रेशर अलाउड हैं, बट यदि आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है बिफोर 29/8/2024 से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपके पास में लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो यानी कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से पहले पहले अगर आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है सेकंड बी पॉइंट के अंदर, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन prescribed in the CEN from the recognized institute or university as on the closing date for submission of the online application, that is of 29 of the August 2024। यानी कि 29 अगस्त 2024 से पहले आप लोगों का यदि रिजल्ट आ जाता है तो आप अलाउड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर है। इसके बाद में पॉइंट आता है कि सर हम लोग कौन सी ब्रांच से कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, उसे भी आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इसमें इस पीडीएफ के अंदर, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं, तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैं इस कंप्लीट पीडीएफ को प्रोवाइड भी करा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जरूर देखेगी पीडीएफ मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे आपको बता रखा है कि मैकेनिकल और मैकेनिकल एंड इससे रिलेटेड जो इंजीनियरिंग में अगर आपने डिग्री की हुई है
3 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री लिखा भी हुआ है कि अगर आपने यदि 3 साल का डिप्लोमा या डिग्री की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। ये लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बेसिक जो चीजें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एग्जाम पैटर्न एंड द सिलेक्शन प्रोसीजर। तो एग्जाम पैटर्न सिलेक्शन प्रोसीजर जो था सेम एज बिफोर, जैसा पहले था वैसा ही सेम टू सेम है। तो थोड़ा सा इस पे नजर डालते हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल भी आपके क्लियर करूंगा। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे तो पहले आप लोगों का यहाँ पे सीबीटी 1 एग्जाम कराया जाएगा और सीबीटी 1 एग्जाम से क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपके जो मार्क्स हैं वो आपकी मेरिट लिस्ट बनाने में नहीं ऐड होंगे। दूसरा है आपके पास में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी 2 और इसके आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी होगा और फिर इसके बाद मैकेनिकल मेडिकल टेस्ट यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसे हम लोग एमई बोलते हैं। तो एक कंप्लीट प्रोसेस है। फर्स्ट सीबीटी 1, दिस इज अ क्वालिफाइंग नेचर। सीबीटी 2 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा आपका। इसके बाद हम समझते हैं सबसे पहले सीबीटी 1 के बारे में। तो सीबीटी 1 में टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो भी आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसके आधार पर। ड्यूरेशन जो रहेगी वो आपकी 90 मिनट रहेगी और 120 मिनट मिलेंगे पीडब्ल्यूबीडी यानी कि जो हैंडीकैप स्टूडेंट कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए थोड़ा एडिशनल टाइम मिलता है यहाँ पे लगभग 30 मिनट का। इसके बाद में एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि लिख सकते हैं 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 1 मार्क। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 देखने को मिलेगी और मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे जनरल के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25 और यहाँ पे सभी में 2% का रिलैक्सेशन मिलेगा पीडब्ल्यूबीडी यानी कि वे सेम वही हैंडीकैप्ड स्टूडेंट के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से आप लोगों को एक क्लैरिटी मिली कि सीबीटी 1 में कौन कौन सी बेसिक चीज है जो मुझे पता होनी ही चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं इसके पैटर्न की। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल मिला के आपके 4 सेक्शन में पेपर करवाया जाता है सीबीटी 1, जिसमें मैथमेटिक्स आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के देखने को मिलेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के देखने को मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, यानी कि टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है, जैसा मैंने अभी लास्ट वाली इस पीडीएफ के अंदर बताया था। यहाँ पे आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 90 मिनट टाइम आप लोगों को मिलने वाला है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। लास्ट ईयर लगभग 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 3 लाख लास्ट ईयर मतलब लास्ट जब वैकेंसी आई थी तो 22 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से सिर्फ 3 लाख बच्चे ही सीबीटी 2 के लिए अपियर हुए थे। ऐसा क्यों होता है? इस बार भी आपके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें लिखा गया है कि नंबर ऑफ द वैकेंसीज का 15 टाइम्स यानी कि 15 टाइम्स स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 100 वैकेंसीज हैं तो उसका 15 गुना आप लोग कर लीजिए, इतने स्टूडेंट को सीबीटी 2 में बैठने दिया जाएगा। सेम ऐसे ही इस साल भी मान लीजिए अगर आपकी वैकेंसी जैसे दिखाया गया है कि लगभग 8000 के आसपास वैकेंसीज हैं, तो उसके 15 गुना स्टूडेंट को सीबीटी 2 में क्वालिफाई करके सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करके भेजा जाएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं सीबीटी 2 एग्जाम की। जब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेंगे तो सीबीटी 2 एग्जाम में टोटल मिला के 150 क्वेश्चन का पेपर आपका होगा, जिसकी ड्यूरेशन अब 2 घंटे हो जाएगी बढ़ के, क्योंकि इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का सेम, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी सेम है और मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो सीबीटी 2 के मार्क्स के आधार पर बनेगी, सीबीटी 1 के आधार पर नहीं बनेगी। सीबीटी 2 एग्जाम में आपको ऑन स्क्रीन के ऊपर ही, कंप्यूटर के ऊपर ही वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होता है। यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स वैसे ही हैं जैसा कि सीबीटी 1 में आपके दिखाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सीबीटी 2 एग्जाम कैसे होता है कंडक्ट, उसमें क्या क्या आता है उसको भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जनरल अवेयरनेस जो होती है आपके पास ये 15 मार्क्स की देखने को मिलेगी। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपको 15 मार्क्स की। बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर आपके पास 10 मार्क्स का। बेसिक्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 मार्क्स का। और टेक्निकल एबिलिटी का मतलब होता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी ब्रांच से आप हैं आपके 100 मार्क्स वहां पे अलग अलग ब्रांच के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। टोटल आपका जो पेपर रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा। ड्यूरेशन में आपको बता चुका हूं 120 मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब बात आती है सीबीटी 2 में सर क्या आएगा। तो सीबीटी 2 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस जगह पे, तो सीबीटी देखिए सबसे पहले सीबीटी 1 के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 इज मस्ट। सीबीटी 1 पे पहले आपको फोकस करना है, तभी आप लोग सीबीटी 2 की तरफ जा पाएंगे। तो अभी आप लोगों को मैंने पैटर्न समझाया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर। दिस इज द सिलेक्शन प्रोसीजर सीबीटी 1, सीबीटी 2, डीवी एंड मेडिकल। उसके बाद में सीबीटी 1 में क्या होगा, सीबीटी 1 का पैटर्न क्या है, सीबीटी 2 में क्या होगा, सीबीटी 2 का पैटर्न क्या है। अभी हम लोग सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं।
सिलेबस जो है सीबीटी 1 का वो कॉमन रहता है सभी ब्रांचेस के लिए। और यहाँ पे आपका जैसे मैथमेटिक्स की मैंने बात करी, फिर उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करी है, देन जनरल अवेयरनेस की बात करी है और जनरल साइंस की बात करी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एकदम डिटेल में सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी काफी अच्छे से इन चीजों को बता रखा है। और यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग अलग से इनका एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे कि आपका नॉन टेक का सिलेबस क्या है, टेक्निकल का सीबीटी 2 के लिए सिलेबस क्या है, इन सभी के ऊपर जिक्र किया जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस रहने वाला है, जो भी स्टैंडर्ड चैप्टर्स होते हैं वो सारे आने वाले हैं। सेम ऐसे ही जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर भी, जनरल अवेयरनेस के अंदर भी और जनरल साइंस के अंदर भी। और मेन चीज जो सबसे ज्यादा फोकस करने की वो है जनरल साइंस। जनरल साइंस आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस आएगी, जो कि 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है उससे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि बेस्ट बुक्स कौन सी हैं सीबीटी 1 को पढ़ने के लिए, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है जो हमारे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करेंगे सीबीटी 2 का जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो यदि सीबीटी 2 का सिलेबस देखा जाए तो आपके पास में जैसे मैंने बताया कि इसमें टैक और नॉन टैक दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन अभी आपको सीबीटी 1 पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। सीबीटी 1 में सीबीटी 2 के अंदर अगर बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस आपके पास दिखाया था मैंने, फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करी, सेम वैसा ही रहेगा जैसा हम लोग सीबीटी 1 में पढ़ रहे हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे एक नई चीज ऐड हो जाती है और क्या क्या उसमें पूछा जाएगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देन बेसिक्स ऑफ द एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन आप लोगों का पूछा जाएगा और लास्ट में टेक्निकल एबिलिटी आपसे 100 मार्क्स की पूछी जाएगी, यानी कि यहाँ पे 50 नंबर का नॉन टेक्निकल और 100 नंबर का टेक्निकल पूछा जाएगा। तो अगर आप ध्यान से सुने हैं इस वीडियो को, पूरा आप लोगों ने देखा है ध्यान से, तो मैंने एक वो चीज आपको जरूर बताई है कि आप लोगों को अगर इस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मैं कुछ विशेष बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस एग्जाम का फॉर्म भरते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है। पहली बात तो जल्दबाजी मत करिए, सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि इमित्रा पे जब आप इसको फॉर्म को फिल करवा रहे हैं, अगर अगर सेल्फ फिल कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर इमित्रा पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप लोग पैसे देंगे, जैसे जनरली जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपए फॉर्म की फीस है, जिसमें से लगभग 400 रुपए आपको दे दिए जाएंगे और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए इसकी फॉर्म की जो फीस है वो 250 रुपए है। तो आपके पैसे वापस आते हैं। लेकिन पॉइंट ये है, अगर आप एग्जाम में बैठते हो लेकिन पॉइंट ये है कि कई बार ई मित्रा जो होते हैं वो अपना अकाउंट नंबर ही उसमें फिल कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जब आप लोग वहां पे जब पैसा वापस आएगा किस अकाउंट में, अकाउंट की डिटेल के टाइम पर अब अपना ही अकाउंट डिटेल दें। दूसरा पॉइंट है कि पूरे इस नोटिफिकेशन में, हालांकि हम लोग अलग से भी बताएंगे, फोटोज के क्राइटेरिया भी दिए हुए कि आपको अपना पिक्चर कैसे अपलोड करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, हम भी आपकी मदद करेंगे। और एक मेन चीज कि आप एक फॉर्म एक कैंडिडेट भर सकता है, उसका भी ध्यान रखेंगे। और सबसे मुख्य बात, कौन से डिपार्टमेंट में आपको फॉर्म फिल करना है, किस लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो और जैसा मैंने इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया, तो कट ऑफ के लिए हम अलग से एक वीडियो आप लोगों को बताएंगे ताकि हम उसमें क्लियर कर पाए, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। लेकिन अभी फिलहाल में अगर इस वीडियो का आप साथ में मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इसी जो वीडियो में हमने बताया इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए। लेकिन इस बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप शुरू से देख पाए होंगे तो मैंने आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है, एप्लीकेशन कब आने वाला है और ये कब इसका कब तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद बेसिक डिटेल्स क्या है, फिर इसके बाद में आपको बताया कितनी वैकेंसी है। तो पूरा डिटेल जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं। एंड टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। लगे रहिए इसी तरीके से, आरआरबी जेईई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज इसको हाथ से मत जाने दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।